हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो के अंदर हम एचटेट पीजेटी फिजिक्स जो 2023 में हुआ था उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे उन्हीं के सॉल्यूशन को हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है न्यूक्लियर फोर्स की स्टेटमेंट या न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर हमें न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी पता होगी तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो स्ट्रोंग फोर्स होती है। और दूसरी चीज न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज होती है। शॉर्ट रेंज का मतलब होता है कि ये थोड़ी ही दूरी लगती है, लगभग लगभग फर्मी ऑर्डर का मतलब होता है कि ये शॉर्ट रेंज फर्मी ऑर्डर का मतलब 10⁻⁻15 मीटर लग इसकी रेंज होती है, शॉर्ट रेंज की होती है। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगेगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगी और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगी। इसका मतलब है प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगती है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगती है। और तीनों पे जो फोर्स लगती है वो बराबर लगती है तीनों केस में। फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगती है। ये आइसोस्पिन डिपेंडेंट होती है, आइसोस्पिन डिपेंडेंट। और ये स्पिन डिपेंडेंट भी होती है। क्या होती है? स्पिन डिपेंडेंट भी होती है। और ये नॉन कंजर्वेटिव होती है। कैसी होती है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और ये नॉन सेंट्रल फोर्स होती है, नॉन सेंट्रल फोर्स। और ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। मतलब फॉलो सैचुरेशन प्रॉपर्टी, फॉलो सैचुरेशन प्रॉपर्टी मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाता है? नियरली सेम हो जाता है, फॉलो सैचुरेशन प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो नियरली क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी को क्या करती है? फॉलो करती है। स्पिन डिपेंडेंट होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है, नॉन सेंट्रल होती है एंड वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? वेलोसिटी डिपेंडेंट। और इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं, एक्सचेंज पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं इस फोर्स के लिए वो पायोन्स होते हैं। पायोन्स को हम पाई मिजोन्स भी कहते हैं, पाई मिजोन्स। और पाई मिजोन्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई मिजोन्स। और ये तीन टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव पाई प्लस, नेगेटिव पाई मिजोन्स और न्यूट्रल पाई मिजोन्स। तो पाई मिजोन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। एक्सचेंज पार्टिकल क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स का पायोन्स होते हैं या पाई मिजोन्स होते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए इसकी। अब देखिए, न्यूक्लियर फोर्स हैज सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सही बात है, न्यूक्लियर फोर्स सैचुरेशन प्रॉपर्टी होती है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर इफेक्टिव ओनली एट शॉर्ट रेंज। इफेक्टिव मतलब इतनी ही दूरी लगती है, शॉर्ट रेंज की होती है। सही बात है। न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन चार्ज। चार्ज पे तो डिपेंड करती ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। न्यूक्लियर फोर्सेज आर द मोस्ट पावरफुल फोर्स नोन इन नेचर। मतलब जो इस प्रकृति पे जो फोर्स है उसमें क्या है? मोस्ट पावरफुल फोर्स है। ये भी सही बात है। तो मतलब ये जो सी जो है ये प्रॉपर्टी नहीं है। किसकी प्रॉपर्टी नहीं है? न्यूक्लियर फोर्स की। ये चार्ज पे डिपेंड करती है, ऐसा नहीं है। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगेगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगी और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगी और इक्वल अमाउंट की लगेगी। सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 में इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगती है। ये नहीं किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं लगती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। मतलब दो वेक्टर है ए और बी, उनका रिजल्टेंट क्या है? सी वेक्टर है और उन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो कह रहा है एंगल बताइए ए और बी के बीच में कितना होगा। अब एक बात याद रखिए, अगर दो वेक्टर है ए
और ए, अगर वो 120 डिग्री पर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो आता है वो उनके बीच में आएगा और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ए। मतलब अगर दो वेक्टर 120 डिग्री पर होते हैं, अगर दो वेक्टर कितने एंगल पे होते हैं, 120 पर, और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनका जो होगा रिजल्टेंट भी क्या आएगा, उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। ये इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। और ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और ये आपका क्या है, सी वेक्टर है रिजल्टेंट। और गिवन क्या है, ए बी और सी तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम होता है ए और ए, तो उनका रिजल्टेंट भी ए आता है। कब, जब दो वेक्टर 120 डिग्री पर होते हैं। तो ये याद रखिएगा आप, अगर दो वेक्टर 120 डिग्री के एंगल बनाते हैं इक्वल वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट उसी वेक्टर के इक्वल आ जाता है। और इस चीज को अगर आप निकालना चाहते हो तो रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो थीटा यहाँ पर 120 डिग्री है और ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर ही है। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा और कोस 120 डिग्री। और कोस 120 डिग्री जो होता है वो माइनस का हाफ होता है। कितना होता है, माइनस का हाफ। कैसे निकालोगे, कोस 90 प्लस 30 डिग्री, और 90 में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, कोस किस में चला गया, साइन 30 डिग्री। और 90 प्लस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। और कोस 30 क्या होता है, 1/2, तो ये माइनस हाफ आ गया। तो यहाँ पे जब आप माइनस का हाफ रखोगे तो ए स्क्वेयर प्लस 2a स्क्वेयर इंटू माइनस का हाफ, दो से दो कैंसल आउट हो जाएगा, अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसल आउट हो गया तो रूट ऑफ ए स्क्वेयर बच गया, तो ए के बराबर आ गया। मतलब अगर दो वेक्टर ए और ए अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हो तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बीच में से आएगा और उसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए ही होगा। मींस अगर दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर हो तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। और ये भी याद रखिए, दो इक्वल वेक्टर 120 पे है तो रिजल्टेंट बीच से आएगा। मतलब ये जो एंगल है दोनों साइड से 60-60 बनेगा और उसका मैग्नीट्यूड उन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 25 माइक्रो कुलाम पॉइंट चार्ज, मतलब आपको 25 माइक्रो कुलाम का कोई पॉइंट चार्ज गिवन है, इज लोकेटेड एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन पे रखा गया है। और द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द पोर्शन, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन पोर्शन। मतलब कोई पोर्शन आपको बताया गया है कि इस पोर्शन से या इस एरिया में से, मतलब वो जो पोर्शन है उसका एरिया निकालना पड़ेगा कितना है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द पोर्शन बाउंडेड बाय थीटा इक्वल टू 0 एंड पाई, फाई इक्वल टू 0 एंड पाई/2। मतलब जो पोर्शन है वो बाउंडेड है किसके द्वारा, थीटा जो है वो वेरी कर रहा है 0 और पाई लग, और फाई जो है वो 0 से पाई/2 है, ऑफ द सफियर। जो सफियर होता है उसमें हम रेडियस थीटा और फाई तीनों एंगल लेते हैं। मतलब आर थीटा और फाई तीन कोऑर्डिनेट होते हैं सफियर के जो वेरी करा सकते हैं। हैविंग रेडियस आर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इज, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इन माइक्रो कुलाम, मतलब इन माइक्रो कुलाम की बात कर रहा है, माइक्रो कुलाम में कितना होगा, मतलब चार्ज की यूनिट में ही निकालना है। मींस अगर हमें ये कंप्लीट सफियर की बात करता, कंप्लीट सफियर के केस में हम गोस लॉ लगा सकते थे। अगर अंदर जो चार्ज है ओरिजिन पे उसको हम क्याऊ नाम देते हैं, स्मॉल क्याऊ इक्वल टू 25 माइक्रो कुलाम, मतलब 25 माइक्रो कुलाम का चार्ज ओरिजिन पे रखा गया है, स्मॉल क्याऊ। अगर वो कंप्लीट सफियर की बात करता कि कितना कंप्लीट सफियर से फ्लक्स निकल रहा है, तो हम डायरेक्ट क्याऊ बाय एप्सिलॉन नोट कर देते और क्याऊ हमें गिवन था।
लेकिन अगर कंप्लीट स्फीयर की बात करता तो थीटा जो है 0 से पाई वेरी करता है, और फाई जो है वो 0 से 2 पाई वेरी करता है। मतलब थीटा की जो लिमिट होती है वो 0 से पाई होती है, और फाई की जो होती है वो 0 से 2 पाई होती है। मीन्स यहाँ पे आपको जो गिवन है वो थीटा की वैल्यू तो 0 से पाई है, लेकिन फाई की जो वैल्यू है वो 0 से पाई बाय 2 है। मतलब वो कंप्लीट सफियर की बात नहीं कर रहा, उस सफियर के एक पोर्शन की बात कर रहा है, जिसमें से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। इन माइक्रो कुलाम का मतलब है कि कुलाम मतलब चार्ज की यूनिट में ही निकालना है। मतलब हमें ये जो अपसाइलन नोट हमें गिवन है इसको खत्म करना पड़ेगा कैसे न कैसे करके। वो हम कैसे करेंगे इसको सीखेंगे। मतलब ये जो अपसाइलन नोट है ये नहीं आना चाहिए उसमें, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्याऊ बाय अपसाइलन नोट, और चार्ज की यूनिट कुलाम होती है, तो हमें माइक्रो कुलाम में निकालना है, निकाल लेंगे। लेकिन कुलाम में आना चाहिए तो ये अपसाइलन नोट को हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब देखिए क्या है। अब ये है कि ये जो क्याऊ चार्ज है ये आपका ओरिजिन पे रखा गया है, और उसकी रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। और आपको मान लेते हैं ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन गिवन है, ये जो रेड वाला है ये पोर्शन गिवन है कि इस पोर्शन में से ही निकालना है। मतलब इस पोर्शन में आर क्या है, कांस्टेंट है, और जो थीटा है वो 0 से पाई वेरी कर रहा है। मतलब इस पोर्शन में जो थीटा है वो 0 से क्या है, पाई है, और जो फाई है वो 0 से क्या है, पाई बाय 2। इस पोर्शन के लिए हमें निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, क्या, के क्याऊ बाय आर स्क्वायर। मतलब यही होती है, 0.4 से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्याऊ बाय आर स्क्वायर, जो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि क्याऊ भी कांस्टेंट और आर जो है इस पूरे सरफेस के लिए आर क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हमें देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या है, कांस्टेंट है, आर जो दूरी है वो भी फिक्स है, लेकिन यहाँ पे जो एरिया वेक्टर के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो चेंज हो रहा होगा बार बार। सो हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। और अगर हम क्लोज सरफेस की बात करते हैं तो ये किसके इक्वल होता है, क्याउ इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यही होता है आपका गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन हमें जो आंसर निकालना है, हमें जो ये आंसर निकालना है ये माइक्रो कुलाम में निकालना है। और ये माइक्रो कुलाम में कब आएगा, जब ये एप्सिलॉन नोट नहीं होना चाहिए। तो हमें एक चीज पता है, जो डी होता है वो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नोट इनटू में ई वेक्टर। डी वेक्टर किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नोट इनटू में ई वेक्टर। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। और अपसाइलन नोट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। मींस इस अपसाइलन नोट को इस साइड ले आते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, डी वेक्टर। अगर ई अपसाइलन नोट को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो ये अपसाइलन नोट इनटू ई वेक्टर क्या हो जाएगा, डी वेक्टर इज इक्वल टू क्याउ इनक्लोज। मतलब इसका यूज करना पड़ेगा, ये भी आपका एक गोस लाई है, डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्याउ इनक्लोज। ये भी क्या है आपका, एज अ गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही है आपका। तो अगर ऑप्शन में ये आ जाए तो ये भी आपका गोस लॉ ही है, क्योंकि डी वेक्टर को आप अपसाइलन नोट इनटू ई वेक्टर लिख सकते हो और वो नीचे आ जाता है। अब देखिए लेकिन हमारी जो सरफेस है, वो जो सरफेस है वो तो क्लोज्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या करना पड़ेगा, डी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर से निकालना पड़ेगा एज अ नॉर्मल। क्योंकि अगर यहाँ पर ये जो सर्कल लगा होता है वो क्लोज सरफेस के लिए लगा होता है, क्योंकि जो गोस लॉ होता है वो क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है, वैलिड फॉर ओनली क्लोज्ड सरफेस के लिए ही वैलिड होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारी जो सरफेस है उसका कुछ पोर्शन लिया गया है जो क्लोज्ड नहीं है।
अब क्या करोगे, ये जो होता है ये एरिया वेक्टर होता है। क्या होता है? एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर के केस में अब देखो, एरिया वेक्टर निकालने के लिए अब आपको ds निकालना है, ds वेक्टर। तो वो क्या होगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई इंटू में आर कैप। आर कैप क्यों लिया? क्योंकि ये जो ds वेक्टर आएगा वो आर कैप की डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये तो ds वेक्टर होगा हर बारी रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में ही होगा। तो इसका मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इंटू आर कैप, ये होता है आपका एरिया वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आर कैप। मतलब यहाँ पे रेडियस कांस्टेंट है तो ये ले लिया, थीटा कांस्टेंट होता तो कुछ और लेते, फाई कांस्टेंट होता तो कुछ और लेते, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, आर कांस्टेंट है, इसलिए डी थीटा और डी फाई लिया। क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है तो डी आर क्या हो जाता, जीरो, जो हमने शामिल नहीं किया। और ये जो डी वेक्टर होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी इंटू में आर कैप इंटू में आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इंटू में आर कैप। ये डी आर कैप क्यों लिखा? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डी वेक्टर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, रेडियस के अलोंग ही होगा, मतलब आर वेक्टर के अलोंग ही होगा। इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, आर कैप। तो आर कैप डॉट आर कैप तो 1 हो जाएगा, तो डी आर स्क्वायर साइन डी फाई ये हो जाएगा। और जो डी है वो किसके इक्वल था, अपसाइलन नॉट ई के, और ई किसके इक्वल आया था आपका, ई किसके इक्वल आया था, के क्याऊ बाय आर स्क्वायर। तो जो स्मॉल क्याऊ लिया था हमने, ठीक है, तो के की जगह क्या रखोगे, 4 पाई अपसाइलन नोट, जो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू क्याऊ। तो अपसाइलन नोट से अपसाइलन नोट कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या रहेगा, क्याऊ बाय 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब हम जो डी है उसकी जगह ये रख देंगे, और ये रखेंगे तो क्याऊ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो बाहर क्या आएगा, क्याऊ अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी फाई। अब हमें इसके इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और थीटा और फाई की क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट्स यूज करनी पड़ेगी। अब देखिए, क्याऊ बाय 4 पाई, अब साइन थीटा जो है, साइन थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा थीटा की लिमिट क्या होगी, 0 से पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, और फाई की लिमिट क्या है, 0 से पाई बाय 2। यहाँ पर अब हमें इंटीग्रेशन क्याऊ अपॉन 4 पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, और लिमिट क्या होगी, 0 से पाई, और डी फाई का फाई आएगा, और फाई में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे ऐसे। अब देखिए आगे कैसे करोगे, क्याऊ अपॉन 4 पाई तो बाहर ही है, और इस माइनस को भी बाहर ले लो, और कोस थीटा 0 से पाई, और फाई के अंदर लिमिट रखोगे पाई बाय 2, माइनस लोअर लिमिट रखोगे 0। तो ये तो पाई बाय 2 हो जाएगा, तो पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, 2 और 4 क्या हो जाएगा, 8, तो माइनस का क्याऊ बाय 8। और कोस थीटा के अंदर कोस अपर लिमिट पहले रखी, बाद में लोअर लिमिट रख दी आपने। अब क्या होगा, माइनस का क्याऊ बाय 8, कोस पाई कितना होता है, -1, और कोस 0 क्या होता है, 1, पुट कर दिया, -1 और -1 माइनस का 2 हो गया, 2 से तो ये 8 कैंसल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्याऊ बाय 4 बचेगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना आएगा, क्याऊ बाय 4। और हमें क्याऊ कितना गिवन था, 25 माइक्रोकुलाम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ जाएगा माइक्रोकुलाम की टर्म में, 25/4 मीन 6.25 माइक्रोकुलाम। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है माइक्रोकुलाम के टर्म में फाइनली कितना आ गया, 6.25 आ गया आपका। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगर आपको कुछ पार्ट या कुछ लाइन समझ ना आई हो तो इसको दोबारा से सुन लीजिएगा इस वीडियो को। मतलब इसको एक दो बारी अगर आप देखोगे और समझोगे तो जरूर इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। अच्छा क्वेश्चन था जिसके अंदर काफी टाइम कंज्यूमिंग था,
और कुछ स्टेप फॉलो करके फाइनली आपका आंसर निकल गया 6.25 माइक्रो कूलम। इस क्वेश्चन में जो सबसे अच्छी बात थी कि आपको ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर नहीं, आपको डी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर निकालना था। ये समझना था कि क्यों निकालना था, क्योंकि आपको आंसर माइक्रो कूलम में चाहिए था, तो अब साइलेंट नोट को आपको एडजस्ट करना था। मींस ये कह रहा है आप साइलेंट नोट नहीं यूज करना, तो आपने डी डॉट डीएस निकाला। तो इस तरह से अगर आप जब भी इस क्वेश्चन को करोगे तो यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से करोगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली समझ सकते हो, क्योंकि आपको डायग्राम वगैरह या फिर कुछ भी करने की नीड नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करके एरिया वेक्टर रख के इंटीग्रेशन करिए, 2-2.5 मिनट में हो जाता है क्वेश्चन। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डी डॉट डी एस क्यों किया, क्योंकि आपको आंसर माइक्रो कूलम में चाहिए था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन आर वेक्टर इक्वल टू दिस। मतलब आर वेक्टर इक्वल टू ये गिवन है आपको, और वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दो होंगे, और वो कोऑर्डिनेट कह रहे हैं कि वो इस इक्वेशन के द्वारा दिए जा रहे हैं। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोट, मतलब क्या नहीं हो सकती उसकी मोशन, कि एक ऑन अ स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, इलिप्स में नहीं हो सकती, पीरियोडिक नहीं हो सकती, या सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, आर वेक्टर इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी इंटू में आई कैप ऐसे लिख सकता हूँ, और 2a कोस ओमेगा टी इंटू में जे कैप। मतलब ये जो चीज है इसके साथ भी ले गया और इसको इसके साथ भी ले गया। और अब हमें पता है आर वेक्टर एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अगर अब हम देखें कि एक्स कितना आएगा, एक्स जो होता है वो आई कैप का क्या है, कोफिशिएंट है, तो ए कोस ओमेगा टी। और वाई क्या आएगा, 2a कोस ओमेगा टी। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखो a कोस ओमेगा टी की जगह क्या रख सकता हूँ यहाँ पर x, तो y किसके इक्वल आ गया, 2x के। तो ये तो किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। मतलब ये जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो मतलब ये पार्टिकल एक लीनियर मोशन कर रहा है। कैसी मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन, मतलब एक लाइन में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। मतलब ये इलिप्स में तो मोशन नहीं हो सकती, ये जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन में है। मतलब स्ट्रेट लाइन में भी कैसी है, ये देखो स्ट्रेट लाइन में भी कैसी मोशन है, ये देखिए 2x, तो ये जो होगी वो इस ओरिजिन से पास होने वाली लाइन में है। किससे पास होने वाली लाइन में है, ओरिजिन से। तो ये y इज इक्वल टू क्या है, 2x, मतलब ये बीच में से पास नहीं करेगी, बिल्कुल मिड से। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है उसी में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। लेकिन अब हमें ये देखना है कि क्या ये पीरियोडिक या सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है। इसका आंसर तो हमारा आ गया कि ये क्या है, इलिप्स में मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में कर रहा है तो इलिप्स में मोशन नहीं होगी। तो इसका आंसर तो हमें पता चल गया। लेकिन हम ये चेक कर रहे हैं अब कि ये जो आर वेक्टर जो हमें गिवन है, आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू में ए कोस ओमेगा टी, ये जो है इसमें ये कह रहा है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक लाइन पे ही तो होती है, कि एक लाइन पे ये टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। और यहाँ पर जो लीनियर मोशन थी, यहाँ पे क्या हो रहा था कि वो इस लाइन के अक्रॉस मोशन कर रहा है। अब क्या पता इस लाइन पे मोशन कर रहा है तो वो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा हो इस लाइन पे, तो वो ही हमें चेक करना है कि ये एसएचएम या फिर पीरियोडिक मोशन कर रहा है। ऑप्शन से तो पता लग गया कर रहा होगा, क्योंकि इलिप्स में मोशन नहीं कर रहा, और यही पूछा गया था किस में मोशन नहीं कर रहा, तो आंसर तो इलिप्स आ गया। अब हमें पता भी लग गया कि ये जो दो ऑप्शन है वो भी इसके सही होंगे। लेकिन हम चेक करते हैं कि कैसे सही होंगे। अब देखिए आर वेक्टर हमें पता है, एसएचएम की जो इक्वेशन होती है, एसएचएम जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या फिर ए कोस ओमेगा टी। ये जो a होता है, ये a और इस a से कंफ्यूज मत होना, ये कुछ और है, इसको मैं स्मॉल a लिख देता हूँ, स्मॉल a।
ये जो स्मॉल ए होता है ये होता है एम्पलीट्यूड, मतलब वो मीन पोजीशन से कितनी दूर जा सकता है। और कोस और साइन की टर्म में लेते हैं तो देखो कोस है और ये ए जो है, और इसका अगर मैं मैग्नी इसका ये देखो ये तो वेक्टर है पूरा का पूरा, लेकिन हमें तो वेक्टर नहीं लेना ना, हमें तो क्या करना है, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लो। मतलब आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप प्लस 2 जे कैप बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका जब रूट करोगे तभी तो इसका क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इनटू में ए कोस ओमेगा टी। ये पूरा गिवन था, लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, एज आ यूनिट वेक्टर कन्वर्ट करना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं बता, सॉरी, यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो रूट 5 आ जाएगा। सो हम क्या करते हैं, इसको आई कैप प्लस 2 जे कैप बाय क्या कर देते हैं, बाय कर देते हैं रूट 5, और रूट 5 से मल्टीप्लाई, तो ए रूट 5 हो जाएगा और कोस ओमेगा टी। तो ये जो है ये आपका यूनिट वेक्टर बन गया। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इस डायरेक्शन में एसएचएम हो रहा है। और ये देखो ये जो है एसएचएम की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ एसएचएम इसी टाइप में है। ये जो है ये उसका क्या है, अगर ये एसएचएम की इक्वेशन है तो आपसे पूछ ले इसका एम्पलीट्यूड बताओ एसएचएम का क्या होगा, तो रूट 5 ए होगा। ये याद रखिएगा, इस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब आपसे डायरेक्ट ये दे दे आई कैप प्लस 2, ये दे के कह दे ये एसएचएम कर रहा है, क्या ये एसएचएम कर रहा है, कर रहा है, तो एसएचएम कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड बताओ, तो एम्पलीट्यूड डायरेक्ट ए मत लिख देना, क्योंकि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। हमें तो सिर्फ क्या रखना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखना है, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर से बताई जाती है, और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, मैग्नीट्यूड में नहीं करता। इसलिए हमने इसका क्या निकाला, यूनिट वेक्टर निकाला। तो ये यूनिट वेक्टर आ गया, जो क्या बता रहा है, यूनिट वेक्टर बता रहा है अलोंग दैट डायरेक्शंस, अलोंग दैट डायरेक्शंस एसएचएम परफॉर्म, एसएचएम परफॉर्म, मतलब इस डायरेक्शन में आपका एसएचएम हो रहा है। तो ये तो हमारे कोई काम का नहीं रहा मैग्नीट्यूड में, ये तो डायरेक्शन की बातें हो गई। तो ये जो बाकी बचा कोस ओमेगा टी, ये तो कोस फंक्शन आ गया अंदर, और ये जो साथ में है ये उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर वो एसएचएम कर रहा था, ये तो कंफर्म हो गया कि वो एसएचएम कर रहा है, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है ये है, और साथ में एसएचएम जो होता है वो पीरियोडिक मोशन भी तो होती है ना, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन ओसिलेटरी मोशन होती है, और ओसिलेटरी मोशन हर एक पीरियोडिक मोशन होती है। सो अगर हम इसके ऑप्शन से जाए तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, पीरियोडिक भी होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिर्फ इसका बी जो है ये आंसर नहीं होगा, मतलब मोशन जो है पार्टिकल की क्या नहीं है, इलिप्स में नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर होगा, जो हमने काफी टाइम पहले ही बता दिया था। कैसे, स्ट्रेट लाइन और इलिप्स है तो स्ट्रेट लाइन में कर रहा है तो इलिप्स में नहीं होगा, और स्ट्रेट लाइन में सिंपल हार्मोनिक और पीरियोडिक तो हो ही सकती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जो दो क्वेश्चन थे लास्ट के ये काफी अच्छे थे, इनको 2-3 बार आप रिपीट करके देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आगे भी आ सकते हैं। और ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको मैंने थोड़ा सा आगे लग ले गया कि अगर ये एसएचएम कह दे, एसएचएम की इक्वेशन ये है, इसका एम्पलीट्यूड बताओ, क्या ये एसएचएम कर रहा है, क्या ये पीरियोडिक मोशन है, और अगर इसका पीरियोडिक मोशन है तो इसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। तो जो ओमेगा है, ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा, सॉरी हाँ, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा ही तो होगा, क्योंकि ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई बाई टी के बराबर। तो अगर यहाँ पर 5 लिखा होता, 5 लिखा होता, तो टाइम पीरियड पूछ लेता, टाइम पीरियड क्या होता, 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा देकर के आपसे टाइम पीरियड भी पूछ सकता है, एम्पलीट्यूड भी पूछ सकता है, कि किस डायरेक्शन में वो एसएचएम कर रहा है ये भी पूछ सकता है आपसे। तो ये सब कुछ पूछ सकता है आपके। और अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।